जय हिंद साथियों, आज हम कवर करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और उससे नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे आपके। तो इसको पहले आप एक बार याद कर लें अच्छे से, उसके बाद उन क्वेश्चनों को करेंगे हम। तो दोस्तों इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो शॉर्ट में इसको DPSP भी बोला जाता है। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद आता है 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों अभी तक जो है इनमें 4 बार संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 44, उसके बाद 86वां और उसके बाद 97वां। अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला हमारा जो अनुच्छेद है 36, जो अनुच्छेद 36 है इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है कि वे क्या है। अनुच्छेद 37 हमारा क्या कहता है साथियों? इसमें बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। परिवर्तनीय मतलब कि आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जिस प्रकार आप मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और वो होते हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इससे जस्ट पहले के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 6 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार। तो उसके बाद हमारे जो 36 से 51 तक हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राज्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। मीन्स उनको अगर कोई ठेस पहुंचती है आपके मौलिक अधिकारों को तो उनको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसमें सरकार को दायित्व दिया गया है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय की स्थापना करे, कि वह अपने राज्य में इन सब की स्थापना करे। अनुच्छेद 39 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो, सभी लोगों में संसाधनों का उचित मात्रा में वितरण किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सभी संसाधन दिए जाएं और उसका उस पर पूरी तरह से अधिकार हो जाए। तो ऐसा करने से अनुच्छेद 39 जो 39 है वो रोकता है कि सभी जो लोग हैं वो संसाधनों का प्रयोग कर सकें। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 40, अब इसमें थोड़ा सा रहेगा। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन हो, और इसका मतलब है स्त्री और पुरुष में सामान्य कार्य का सामान्य वेतन हो। कि जैसे दोस्तों अगर कोई महिला पुलिस में है और एक पुरुष है पुलिस में, तो उनको दोनों को समान वेतन मिलेगा। ये नहीं है कि महिला है तो उसको कम वेतन मिलेगा, पुरुष है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39A है। इसमें जो 39A है अनुच्छेद, यह प्रावधान है कि 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें ये बात कही गई कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है हमारा? इसमें ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना के संबंध में प्रावधान दिया गया है। 40 में क्या कहा गया है? जो ग्राम स्तर है, गाँव में जो पंचायत की स्थापना है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं 40 अनुच्छेद में। उसके बाद आता है हमारा 41 अनुच्छेद। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ विशेष दशाओं जैसे कि बीमारी हो गया, कोई गरीबी, बुढ़ापा आदि में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, कि वह अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है और वो काम करना चाहता है, या गरीब है या बुढ़ापा है, तो वह काम कर सकता है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जहाँ पर व्यक्ति काम करे, किसी भी कंपनी में काम करे या किसी फैक्ट्री में काम करे या कहीं पर भी काम करे, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट, तो वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए और मानवीय दशा होनी चाहिए। मीन्स वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी स्थान पर कूड़ा करकट हो और वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है या जो काम करने का काम है वहाँ पे और उसको अच्छी प्रकार से ना किया जाए, या जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 हमारा कहता है कि निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि अगर आप व्यक्ति को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि जिसके उसके ज़िंदगी कट सके। ये नहीं है कि उससे सारा काम कराया और उसको बाद में मजदूरी देने के टाइम पे मना कर दिया।
ठीक है दोस्तों, अगर वह मजदूरी नहीं पा रहा तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसके कुटीर उद्योग यानी कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वह अपना रोजगार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी से चला सके। ठीक है साथियों, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 44 4 समान नागरिक संहिता कि 4 देखो आप 4 देखोगे, ये भी एक समान है, दोनों 4 हैं, आगे पीछे 4 और समान नागरिक संहिता ये भी समान है कि एक जैसे। इसका मतलब है कि सरकार का दायित्व है कि वो सामाजिक कानून यानी अपराध संबंधी कानून जो सबके लिए एक है, सारे धर्मों के लिए एक हैं, और नागरिक कानून यानी घरेलू मामलों के संबंध में कानून जैसे विवाह, तलाक आदि, ये कानून धर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन सभी कानूनों को समान करने का दायित्व भी किसका है? गवर्नमेंट को होता है, राज्य सरकार को होता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 45 है कि सरकार को चाहिए कि वे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर दे, कि जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान दे। अनुच्छेद 46 हमारा कहता है कि सरकार को अनुसूचित जाति, जनजाति और के संबंध में शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय के विषय में कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष प्रबंध करने चाहिए। अनुच्छेद 47 हमारा कहता है दोस्तों कि सरकार को मद्य निषेध का दायित्व दिया गया है। मद्य निषेध मतलब शराब पीना ऐसा, तो उस पर जो या नशीले पदार्थ हैं उन पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगाने का दायित्व किसका है? उनको रोक लगाने का दायित्व किसका है साथियों? वो है राज्य सरकार का। कई स्टेटों में आपने देखा है कि सरकार जो है शराब को पूर्णतः बंद भी कर देती है और कई स्टेटों में नहीं करती ऐसा, तो ये स्टेट का विषय है। तो और जो सरकार है वो पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है या अच्छा भोजन उपलब्ध कराना, जैसे सरकारी स्कूलों में देते हैं, तो उसका प्रबंध कराना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 48 अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है हमारा? कि इसमें कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस आदि संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और सरकार को इनको बढ़ावा देने का दायित्व दिया गया है। जितने भी कृषि कार्य हैं या पशुपालन हैं या दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी जो भी है, उसको बढ़ावा देने का कार्य किसका है? सरकार का दायित्व है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 48A। 48A में क्या किया गया है? यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बताया गया है, पर्यावरण को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा देना 48A में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। यह प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 49 अनुच्छेद 49। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 49 में कि सरकार का दायित्व है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जितने भी स्मारक हैं राष्ट्रीय महत्व के, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, जो भी और स्मारक है राष्ट्रीय महत्व के, उनकी स्थलों का संरक्षण करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कि कार्यपालिका 50-50 हो गया। देखो दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना, यानी कि 50-50 करना, और ये अलग अलग कार्य करें। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है साथियों? कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल लेवल पे है जो शांति को बढ़ावा देना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये हमारे आर्टिकल हैं दोस्तों, जो 36 से लेकर 51 तक हमारे थे, और आई होप आपको ये अच्छी से समझ में आए होंगे। और ये हमारे आते हैं भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में, और ये कहाँ से लिए गए हैं साथियों? आयरलैंड से लिए गए हैं। इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे साथियों इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।